नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 मैथ्स NCERT के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस पे, यानी कि आज हम सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चंस को। और इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने सॉल्व करवाया था। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हो पाए थे, आज इस लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। ये जो पहला वाला एक्सरसाइज 1.1 है, इनमें टोटल 16 क्वेश्चन है और पहले वाले क्वेश्चन में कई सारे पार्ट हैं। पहले वाले क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट है और जो पांचवा मतलब पहले क्वेश्चन के 5वें पार्ट में भी टोटल 5 पार्ट है। तो इसका मतलब ये होगा कि पहला वाला जो क्वेश्चन वो थोड़ा लॉन्ग है, बड़ा है, इसमें कई सारे खंड हैं। तो एक एक करके उनको हम करवा रहे हैं, जिनमें हम पहले वाले क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट को करवा दिया था। आज हम चौथे पार्ट पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, और अगर आप लोग सीधे इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीरियल वाइज देखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन को देखें। इंट्रोडक्शन हमने कई पार्ट में करवाए हैं इस चैप्टर के। जब तक आप इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं देखेंगे तब तक आपको सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग जाइए क्लास 12 प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी। आप क्लास 12 के प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ से आप रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो लेक्चर पढ़े हुए हैं वो सीरियल वाइज पढ़े हुए हैं। वहाँ पे मतलब लिखा गया है कि ये लेक्चर नंबर 1 है, ये लेक्चर नंबर 2 है, ये इंट्रोडक्शन है, ये सॉल्यूशन है। सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से डिटेल में बताई गई हैं। तो आप जो है वहाँ पे जाइए और एक तरफ से रीड करते आइए, अन्यथा आपको समझने में थोड़ा सा समस्या होगा। थोड़ा सा क्या मतलब, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले क्वेश्चन में टोटल जो है 5 पार्ट है और 5वें पार्ट में टोटल 5 क्वेश्चन है और हम पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट को कर लिए हैं। अब आज हम बात करेंगे पहले ही क्वेश्चन के चौथे पार्ट की। पहले क्वेश्चन में चौथा पार्ट क्या है, ध्यान से सुनते जाइए। तो पहला क्वेश्चन था और इसमें चौथा पार्ट है। क्वेश्चन है रिलेशन इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से रिलेशन दिया गया है x, y, यानी कि जो ऑर्डर पेयर आएंगे रिलेशन में वो x, y कुछ इस प्रकार से आएंगे। सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, इट मीन्स जो रिलेशन के, अच्छा हमने आपको ये बात बताई है कि रिलेशन होने के लिए एक सेट चाहिए, किसी सेट पे ही रिलेशन बनाते हैं। तो ये जो सेट है जिस पे रिलेशन मुझे डिफाइन दिया गया है वो रिलेशन पूर्णांकों का। इसका मतलब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन, ये वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन बना हुआ है Z to Z। किस पे बना हुआ है? Z to Z। यानी कि यहाँ पे जो सेट दिया गया है, सेट Z दिया गया है, यानी कि सभी पूर्णांकों का एक सेट दिया गया है। हालांकि ये सभी पूर्णांक जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और इनको रोशनल फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है, पर हम आपको समझाने के लिए, आपकी सुविधा दृष्टि के लिए ऐसा लिख रहे हैं। यानी कि ये लिखा गया है 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट प्लस वाला, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस वाला इनफाइनाइट। कुछ इस प्रकार से सेट है। ऐसे लिखना गलत है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी सुविधा दृष्टि के लिए ऐसा मैं लिख रहा हूँ। तो ये रिलेशन जो है वो Z to Z है, यानी कि उसी सेट का उसी सेट के साथ रिलेशन है। और जो रिलेशन है वो पूर्णांक, जो यहाँ पे सेट दिया गया है वो सभी पूर्णांकों का एक सेट दिया गया है। और रिलेशन कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि जो रिलेशन होगा वो x माइनस वाई, यानी कि उस ऑर्डर्ड पेयर के पहले और दूसरे एलिमेंट को जब माइनस करेंगे x माइनस वाई को, देखिए x क्या है? ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, y क्या है? ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट। जब आप ऑर्डर पेयर के पहले और दूसरे एलिमेंट को माइनस करेंगे तो एक इंटीजर आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो ऑर्डर पेयर उस रिलेशन के अंदर आना चाहिए। इंटीजर आने का मतलब ये हुआ कि जब उसको माइनस करते हैं तो फ्रैक्शन में ना बने, अपान में ना बने, या डेसिमल में ना बने, रूट में ना आए, तो वो इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर इज़ द विदाउट डेसिमल नंबर। तो बिना दशमलव वाली संख्या आनी चाहिए। तो आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है, या क्या है क्या नहीं है। आपको यहाँ पे चेक करना है। R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। लिखेंगे नहीं, आप समझ जाइए कि आपको इसमें क्या क्या प्रूव करना है। तो इस रिलेशन को थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। रिलेशन में कुछ इस प्रकार से रखने हैं x, y सच दैट x माइनस वाई एक इंटीजर है। मान लेते हैं कि वो जो इंटीजर है वो कुछ n है जो सभी इंटीजर के लिए फॉलो हो रहा है। यानी कि जब हम x और y को माइनस करते हैं तो बराबर में एक इंटीजर आता है, जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर आएगा। और ये जो यहाँ पे n लिखी है, ये किसी भी इंटीजर को
दिखा रहा है। यानी कि जैसे मान लीजिए दो नंबर ऑर्डर पेयर के पहले और दूसरे एलिमेंट को माइनस किए तो 5 आ गया, 5, तो इसका मतलब यानी कि वैल्यू 5 हो जाएगी। 4 आएगा तो यानी कि वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी कि n प्रत्येक इंटीजर के लिए यहाँ पे फॉलो हो रहा है, और n बिलोंग करेगा किसके लिए, z के लिए, ये इंटीजर के लिए बिलोंग कर रहा है। ये है यहाँ पे रिलेशन की डेफिनेशन। तो ये सेट है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, यानी कि ये स्वातुल्य संबंध है कि नहीं है। सबसे पहले यही मुझे चेक करना है। क्या करेंगे स्वातुल्य संबंध के लिए? हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा यदि उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन हो, और हम जानते हैं कि ये जो सेट है वो इंटीजर का सेट है, और दो इंटीजर को जब भी माइनस करते हैं तो एक इंटीजर ही मिलता है। इट मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि अगर उस सेट में एक एलिमेंट 1 है तो 1 को 1 से माइनस करोगे 0 आएगा जो कि एक इंटीजर है। 2 को 2 से माइनस करोगे 0 आएगा जो कि इंटीजर है। -2 को -2 से माइनस करोगे, -2 को मान लीजिए एक इंटीजर -2 है, उसी के साथ रिलेशन कब होगा? जब -2 को -2 करोगे, यानी कि -2 में से वो -2 घटाओगे, अगर वो इंटीजर आ गया तो वो उस रिलेशन के अंदर आएगा। तो मान लेते हैं कि माना, यहाँ पे लिखेंगे माना, लिख देंगे लेट एक्स नहीं मान लेंगे कि मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट उठा लिए इस सेट से और उसको ए से दिखा रहे हैं। लेट ए बिलोंगिंग इन जेड, या ए जो है, या ऐसे कह देंगे कि लेट ए बिलोंगिंग इन, लेट एनी जेड, ऐसे बोल देंगे लेट एनी ए बिलोंगिंग इन सेट का नाम दे देते हैं। चलिए सेट का नाम जेड ही देते हैं। चलिए सेट का नाम जेड दे देते हैं। लेट एनी ए बिलोंगिंग इन सेट जेड, माना कि ए कोई भी संख्या है जो इस जेड से आ रहा है, या प्रत्येक के लिए है। अभी बताएंगे कि ये प्रत्येक के लिए या किसी के लिए, मतलब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ए कोई भी एक संख्या है जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है, यानी कि इस सेट से लिया गया है। अब ध्यान से सुनेंगे, यदि यहाँ पे लिखेंगे इफ ए माइनस ए इज एन इंटीजर, यदि हम ए में से ए को माइनस करें और एक इंटीजर मिल जाए तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0, दैट इज एन इंटीजर। क्योंकि a में से a को घटाएंगे 0 आएगा, और हमने बताया a कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे वहाँ से 2 उठाएंगे 2 - 2, 3 उठाएंगे 3 ऐसे किसी भी नंबर को उठाएंगे माइनस करेंगे 0 आएगा, या कुछ और आएगा वो इंटीजर ही। तो अगर माइनस करने पे इंटीजर आ रहा है, इट मीन्स वो नंबर के ऑर्डर पेयर उस रिलेशन के अंदर शामिल हो सकती है। तो इसका मतलब निकल के आ रहा है कि a माइनस ए करने पर एक इंटीजर मिल रहा है, यानी कि a माइनस ए इज इक्वल टू n, क्योंकि हमने इंटीजर को किससे दिखा दिया? ऊपर n से दिखा दिया है। तो यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, बता देंगे कि बिकॉज a माइनस ए इज इक्वल टू n, और n जो है इंटीजर है, और इसी बात को ऐसे लिख देंगे a माइनस ए इज एन इंटीजर में पूर्णांक। जब हम a माइनस ए करते हैं तो ये इंटीजर है, और ये सभी के लिए है। दिस इज अप्लाइंग फॉर all values of set, for all element of set Z, hence all elements of set Z is related to itself, because if we subtract the given ordered pair, the first element of the given ordered pair to the from the second element of the given ordered pair, then the result should be an integer. So we can say that this is a reflexive relation. तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहाँ पे हम कह देंगे hence, तो इसका मतलब है कि a माइनस ए करने पर n आ गया जो कि एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब निकल के आ रहा है इट इम्प्लाइज दैट a कामा ए बिलोंगिंग इन रिलेशन, और ये सब के लिए है
और चूँकि यहाँ पे जो ए है वो यहाँ पे जो ए है वो उस सेट के किसी भी एलिमेंट को दिखा सकता है, हेंस दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अतः यह एक सातुल्य संबंध है। इस प्रकार से दिखा देंगे। दूसरा यहाँ पे मैं बता दिया ना कि ए जो है वो सेट ए का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो जब भी माइनस करेंगे तो वो कुछ ना कुछ इंटीजर ही देगा। ठीक, दूसरा बात करते हैं सिमेट्रिक की, यानी कि सममित संबंध की मैं बात करता हूँ। सममित संबंध क्या है आप सभी जानते हैं। सममित होने के लिए ए का बी से रिलेशन होना चाहिए, बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे वही बात, मतलब मान लिया कि यहाँ पे लिखेंगे इफ ए बी रिलेटेड इन आर, या यदि ए बी जो है वो ऑर्डर पेयर जो ए बी है वो इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स इसका मतलब ये निकल के आया कि a माइनस बी एक इंटीजर रहा होगा, क्योंकि डेफिनेशन फुल होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा। जब a माइनस बी करने पे एक इंटीजर है तो हमने माना कि ए बी जो है, या यदि ए बी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, तो इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी एक इंटीजर है। पर अगर b माइनस ए कर देंगे तो माइनस एन आ जाएगा, और माइनस एन भी क्या है, एक इंटीजर है। अगर यहाँ 2 आया होगा तो यहाँ माइनस 2 आ जाएगा, तो अगर 2 इंटीजर है तो माइनस 2 भी क्या है, इंटीजर है। तो इट मीन्स hence if when we subtract b minus a then we get minus n and minus n is an integer, तो it means b comma a is also belonging in relation। तो clearly we can say that a comma b यहाँ पे लिख देंगे, hence a comma b is relation belonging in relation and b comma a is also belonging in relation, so this is symmetric relation, this is symmetric relation, अतः यह एक सममित संबंध है। तीसरा बात करते हैं, तीसरा जो कि है ट्रांजिटिव की बात करते हैं। यानी कि संक्रामक संबंध की बात करते हैं। संक्रामक में क्या है, मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना या लेट ए बी बिलोंगिंग इन रिलेशन एंड, क्योंकि संक्रामक में हमने जाना था ना ए बी बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन में। यदि ए बी है, बी सी है, तो अगर ए सी भी आ गया तो वो रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने माना कि ए बी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से, एंड बी सी जो बी ऑर्डर मतलब इस बी से स्टार्ट होने वाला जो एलिमेंट होगा वो सेकंड ऑर्डर पेयर होगा, तो बी सी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से। तो अगर ए बी बिलोंग करेगा इस रिलेशन से तो ए माइनस बी करने पर एक इंटीजर आएगा। और हमने पहले ही मान रखा है कि जब भी ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट को माइनस करते हैं तो एक इंटीजर आता है, और हमने उस इंटीजर को एन से दिखाया है। इट मीन्स ए माइनस बी इज इक्वल टू एन एंड हियर बी माइनस सी इज इक्वल टू एम। ऐसा क्यों किए, क्योंकि भाई यहाँ पे दूसरा नंबर होगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कुछ दूसरा आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे कुछ दूसरा आएगा, इसलिए यहाँ पे दूसरे इंटीजर से दिखा दिए। यहाँ पे जो यम है वो भी इंटीजर को दिखा रहा है और यन जो है वो भी इंटीजर को दिखा रहा है। तो अगर हम किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दें कि ए माइनस सी करने पर भी एक इंटीजर आ रहा है, तो हम कह देंगे कि ए सी भी इस रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। और अगर ए सी इस रिलेशन में बिलोंग किया, ए बी किया, बी सी किया, ए सी भी कर दिया, तो ये रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, तो क्या करना है, मुझे बी को गायब करना है, किसी भी तरीके से बी को क्या कर देना है, गायब कर देना है। तो एक काम कर देते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, क्योंकि बी यहाँ बाद में लिखा है, यहाँ पे भी बी बाद में लिख देते हैं। तो ये लिखा गया माइनस सी प्लस में बी इज इक्वल टू एम। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लेंगे इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे, बी को एलिमिनेट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू एन है, और इधर माइनस सी प्लस बी इज इक्वल टू एम है, और यम यहाँ पे लिख देंगे एन कामा यम बिलोंगिंग जेड, यानी कि एन और यम कोई इंटीजर है। जब दो इंटीजर को जोड़ते हैं तो एक इंटीजर आता है, दो इंटीजर को घटाते हैं तो एक इंटीजर आता है। ये बात आप याद रखे रहिएगा, ठीक है।
अब क्या करते हैं, इसको जो है हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर ऐड कर देंगे, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा ये। अब यहाँ आ जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू एन माइनस यम। एन एक इंटीजर है, यम एक इंटीजर है, तो a माइनस सी इज इक्वल टू एन में से m जाएगा तो एक इंटीजर आ जाएगा। मान लेते हैं वो इंटीजर p है, यहाँ पे लिख देंगे वेयर p इज बिलोंगिंग एन इंटीजर, क्योंकि दो इंटीजर को जब भी माइनस करते हैं तो एक इंटीजर आता है। चूँकि n कोई दूसरा नंबर होगा, m कोई दूसरा नंबर होगा, उनको माइनस करेंगे, तीसरा नंबर आएगा, इसलिए उसको तीसरे संकेत से दिखाना पड़ रहा है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, हमने यहाँ पे देखा कि a माइनस सी करने पर, आगे लिख ही देते हैं कि a माइनस सी करने पर एक इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ए बी भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा था। इट मीन्स यहाँ पे लिख देंगे आगे, इफ़ a माइनस सी इज एन इंटीजर देन क्लियरली वी कैन से दैट a कामा सी बिलोंगिंग इन रिलेशन। तो हमने देखा कि ए बी भी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बी सी भी कर रहा है और साथ ही साथ ए सी भी कर रहा है। हेंस दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। यह जो रिलेशन है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, संक्रामक संबंध है। देखिए किस प्रकार से किए हैं। समझने की कोशिश करें आप सभी, सबको समझ में आएगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, मान लेंगे कि अगर देखेंगे कि ए बी है, बी सी है और ए सी भी हो गया, तो अगर ए माइनस सी करने पर ये डेफिनीशन एक बार समझा देते हैं, रिलेशन की डेफिनीशन को फुलफिल करेगा तो ऑर्डर पेयर बनेगा। उल्टा अगर ऑर्डर पेयर है तो रिलेशन की डेफिनीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर को अगर माइनस करने पर एक इंटीजर आया तो वो जो ऑर्डर पेयर होगा वो इस रिलेशन के अंदर आएगा। उल्टा क्या है कि अगर वो ऑर्डर पेयर है तो इस रिलेशन को फुलफिल करेगा, यानी कि दोनों ऑर्डर पेयर को पहले और दूसरे एलिमेंट को माइनस करेंगे तो एक इंटीजर आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इस तरीके से इसको कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे चूँकि एग्जाम्पल से शो कराना कठिन था, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर का एक सेट है, तो हम किसी भी रिलेशन को होने के लिए सारे एलिमेंट पे वो बात एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो इनफाइनाइट एग्जाम्पल तो हम लेंगे नहीं, इसलिए इसको कंसेप्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। और हमने दिखाया कि किस प्रकार से इसको हम एक मतलब प्रूव कर सकते हैं कि यह किस टाइप का रिलेशन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही पार्ट नंबर 5 के। और 5th पार्ट में कई सारे पार्ट हैं। पांचवा पार्ट क्या है देखते हैं। पांचवें पार्ट में 5th नंबर पहले का ही पांचवा पार्ट है। इसमें कहा गया है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई। मतलब यहाँ पे जो सेट बनाया गया है, सेट को ए से दिखाया गया है और ए सेट किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो ये ह्यूमन बींग्स का सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव प्राणी की ये जो है सेट बने हुए हैं इन अ टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम। एक ही समय की यहाँ पे बात की है, मतलब एक ही समय में जो ह्यूमन बींग्स किसी कस्बे में रह रहे हैं उनका एक सेट बनाया गया है। यहाँ पे लिख देंगे इन अ टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, अब इसमें पहला पार्ट पहले क्वेश्चन का पांचवें पार्ट में पहला पार्ट ए एक रिलेशन बनाया, सेट यही रहेगा। इसमें एक रिलेशन बनाया कुछ इस प्रकार से, ये सभी उस
कस्बे में, टाउन का मतलब होता है एक छोटा सा कस्बा, या जैसे मतलब शहर में जो छोटे छोटे कॉलोनियाँ होते हैं उनको टाउन कह देते हैं। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, तो ह्यूमन बींग्स का ये टाउन, मतलब ये किसी टाउन में जो एक ही समय पर रहने वाले जो ह्यूमन बींग्स मानव प्राणी है उनका एक सेट बनाया गया है, उस पर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, यक्स कामा वाई सच दैट यक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। यानी कि यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर लिए जाएंगे उस शहर के ऐसे ऐसे व्यक्तियों के, ऐसे दो व्यक्तियों के ऑर्डर पेयर बनाए जाएंगे जो एक ही जगह पर काम करते होंगे। उनका जो मतलब अगर वो एक ही जगह पर काम करते होंगे तो वो रिलेशन में होंगे, और अगर रिलेशन में होंगे तो वो ऑर्डर पेयर के टाइप में लिखे जाएंगे। यही तो आपने सीखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। हमें यही दिखाना कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जानते हैं कि उस कस्बे में प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं के साथ एक रिलेशन होना चाहिए, और स्वयं के साथ रिलेशन तब माना जाएगा जब वो एक ही साथ काम करते होंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के साथ जरूर काम करता है, ये आप अच्छे से दिमाग में रखिए। मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति है जहाँ पे काम कर रहा है उसकी आत्मा भी वहाँ पे जरूर काम करेगी। तो यहाँ से ये पता चल जा रहा है कि ये जो रिलेशन है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, पर मुझे इसको शो करना है, दिखाना है, मुझे इसकी शो करने की नीड है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल, यहाँ पे लिखेंगे लेट एनी पर्सन ए, कोई भी व्यक्ति ए, यहाँ पे लिख देंगे लेट एनी पर्सन ए जो कि इस सेट ए से बिलोंग कर रहा है, वो खुद के साथ रिलेशन में होगा यदि, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ए कामा ए बिलोंगिंग इन द रिलेशन। यार ये बात नहीं लिखेंगे, बिकॉज हमने क्या कहा कि ए यहाँ से कोई एक व्यक्ति है, अगर वो स्वयं के साथ काम कर रहा है तो रिलेशन में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ईच पर्सन वर्क टुगेदर इटसेल्फ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के साथ काम जरूर करेंगे। आप लिख देंगे प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के साथ काम जरूर करेगा, काम जरूर करता है। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के साथ काम करता है, हमने बता दिया कि ए कोई एक व्यक्ति है और एक वहाँ पे स्थित सभी व्यक्तियों को दिखा रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ लिख देंगे कि लेट ए मान लिया ना, ए कोई एक व्यक्ति, तो कोई भी एक व्यक्ति। तो ये बात अगर इस व्यक्ति, जैसे ये वाली बात अगर किसी एक व्यक्ति होगी तो वो कोई भी व्यक्ति होगा, तो वो सब पे लागू होगा। तो इसका मतलब है हेंस ए कामा ए इज, अगर ये वाली बात हो रही है तो ए कामा ए इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन, और यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल ए इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन। ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति होगा उसका, वो भी स्वयं के साथ जरूर काम कर रहा होगा। हेंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अतः हुआ जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरे रिलेशन की बात करते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक में क्या, सममित रिलेशन में क्या है कि अगर दो व्यक्ति है, उस वहाँ से कोई भी दो व्यक्ति उठा लीजिए, अगर वो एक व्यक्ति दूसरे के साथ काम कर रहा है तो दूसरा वाला पहले के मतलब उसके साथ भी काम करे। जैसे अगर हम आपके साथ काम कर रहे हैं तो आप हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज, यहाँ पे लिखेंगे इफ, यदि ए कामा बी बिलोंगिंग इन द रिलेशन, इट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम
प्लस, ये तो मतलब हुआ कि अगर ए और बी रिलेशन में है तो इसका मतलब ए और बी एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। ये ऐसा हुआ होगा तभी ये रिलेशन में आए होंगे, तो हमने माना। तो अगर ए बी के साथ कर रहा है तो बी इसका उल्टा भी हो जाएगा। हेंस क्लियरली बी एंड ए वर्क एट सेम प्लेस। और अगर बी और ए एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, इट मीन्स बी कामा ए बिलोंगिंग इन द रिलेशन। हेंस वी कैन से दैट ए बी इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन एंड आल्सो बी ए इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन, सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। अतः यह एक सममित संबंध है, क्योंकि ए बी आ गया, बी ए भी आ गया। हेंस सिमेट्रिक, अतः कैसा है ये? सममित संबंध है, सममित है। उसके बाद तीसरा जो कि है ट्रांजिटिव। तीसरा क्या है? तीसरा मुझे चेक करना कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, यानी कि ये संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक के लिए क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, बताना चाह रहे हैं। संक्रामक के लिए आपने यही तो सीखा है कि अगर ए बी बिलोंग कर गया रिलेशन में, जहाँ पे ए और बी दो अलग अलग पर्सन है, ऐसे समझिएगा, उस सेट के दो अलग अलग पर्सन है। इफ़ ए बी बिलोंगिंग इन द रिलेशन एंड बी सी बिलोंगिंग इन द रिलेशन, तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा होगा, इट मीन्स ए एंड बी वर्क टूगेदर एट सेम प्लेस, टूगेदर एट सेम प्लेस, एंड बी सी is belonging in the relation. If BC is belonging in the relation, it means B and C work together at same place. It means B और C एक ही जगह पर एक ही साथ काम कर रहे हैं, तभी B और C उस रिलेशन में आ रहा है। तो आप ध्यान से सुनते जाइए। तो इसका मतलब ये होगा कि B A के साथ भी काम कर रहा है, इसका मतलब A और B वहीं रहे होंगे, और वही बी सी के साथ भी काम कर रहा है, इसका मतलब बी और सी भी वहीं रहेंगे। इसका मतलब जहाँ बी है वहीं सी है, जहाँ बी है वहीं ए है, तो सी, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ए और सी भी एक ही साथ होंगे। क्योंकि जैसे बी मान लीजिए बी कहीं काम कर रहा है, उसके साथ ए भी काम कर रहा है, और जहाँ बी काम कर रहा है वहीं सी भी काम कर रहा है, इसका मतलब ए और सी भी साथ में काम कर रहे हैं। इट मीन्स ए कामा सी, ए एंड सी, या हेंस लिख देंगे, हेंस ए एंड सी वर्क टूगेदर एट सेम प्लेस। इट मीन्स ए कामा सी बिलोंगिंग इन द रिलेशन। अब हमने देखा कि इस रिलेशन के अंदर ए बी भी बिलोंग कर रहा है, बी सी भी बिलोंग कर रहा है, और हमने ए सी को भी प्रूव कर दिया। तो अगर ए बी है, बी सी है, ए सी है, तो वो रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन दिया गया था आर, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इस प्रकार से इसको हम शो कर देते हैं। रिलेशन को शो करने के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट रखे जाएंगे वो इस डेफिनीशन को पूरा करें। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस रिलेशन में वो नहीं आ सकता है। इसी बात पे आपको काम करना है, इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अब इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं, यानी कि पहले क्वेश्चन के 5वें पार्ट के दूसरे पार्ट की बात करते हैं। मिटा दें इसको आप, चलिए ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग आराम से देखिए, थोड़ा सा ये जो है बोरिंग चैप्टर है पर इंटरेस्टेड भी है। रिलेशन तो इसका वही रहेगा, अच्छा रिलेशन चेंज हो जाएगा, सेट जो है वही रहेगा, उसी सेट पे बात करना है।
पार्ट नंबर बी, 5वें का पार्ट बी, रिलेशन क्या है। रिलेशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कह रहा है कि उस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं यक्स कामा वाई, वो कुछ इस प्रकार से आएंगे, यक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, इन द सेम लोकेलिटी। तो इसको जो है हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं, आप लोग लिख ले जाइएगा, एकदम सेम उसी की तरह है। वहाँ पे एक साथ काम कर रहे थे, यहाँ पे एक साथ रह रहे हैं। तो अब आप बताइए, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए इस सेट में आए हुए किसी भी प्राणी का स्वयं के साथ रिलेशन तब हो जाएगा अगर वो जहाँ रह रहा है, मतलब वो खुद के साथ वहाँ रहे, तो जहाँ वो है वहीं उसकी आत्मा है। तो इसका मतलब है कि इस सेट के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, इस सेट में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति जो एलिमेंट का काम कर रहे हैं उनका स्वयं के साथ रिलेशन जरूर होगा, क्योंकि जहाँ वो रहेंगे वहाँ उनकी आत्मा भी रहेगी। यानी कि खुद के साथ वो मतलब स्वयं के साथ रिलेशन बना पा रहे हैं। दूसरा, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, जैसा मान लीजिए कि इस सेट में कोई एक एलिमेंट आया है, इस सेट का मान लेंगे कि कोई एक इस सेट में कोई एक प्राणी है ए, जो सभी को दिखा रहा है, किसी को भी वो दिखा देगा। यानी कि ए जो है, ए को कुछ इस प्रकार से लिए हैं कि ए किसी भी प्राणी के यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो अगर ए के साथ कोई दूसरा प्राणी बी है, तो भाई अगर ए और बी रिलेशन में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, इसका मतलब है कि ए और बी दोनों साथ में होंगे। तो जहाँ ए होगा, अगर वहाँ बी होगा, तो जहाँ बी होगा वहाँ ही ए होगा। कैसे मान लेंगे कि यहाँ से दो आदमी हैं, एक मोहन है, दूसरा सोहन है। तो अगर मोहन और सोहन इस रिलेशन के अंदर आएंगे, इसका मतलब है कि इसके डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे, यानी कि मोहन और सोहन एक साथ होंगे। तो जहाँ मोहन है, अगर वहाँ सोहन है, तो जहाँ सोहन है वहाँ मोहन होगा ही होगा। तो कुछ नहीं करना, आप पिछले वाले क्वेश्चन से जो है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम करेंगे, बस वहाँ पे वर्क टुगेदर लिखना था, यहाँ पे लिख देना है कि लिव इन द सेम लोकेलिटी, वही बात यहाँ पे लिख देनी है। बाकी आप इसको स्वयं से कर लीजिएगा। ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। इसको हम नहीं बताएंगे, आप इसको कर लीजिएगा, थोड़ा सा हिंट हम आपको दे दिए हैं। चलिए इसके सी पार्ट पे बात करते हैं इसके सी पार्ट के। सी पार्ट क्या है इसका जो सी पार्ट है उसमें रिलेशन कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है। रिलेशन में कहा गया है कि यक्स कामा वाई ऑर्डर पेयर में कुछ इस प्रकार से यक्स और वाई लिए जाएंगे। यक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y। इसका मतलब है कि इस ऑर्डर्ड पेयर में जो यक्स कामा वाई लिखा गया है, तो अगर यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो रिलेशन में आएगा। और यक्स और वाई क्या कर रहा है, इस सेट में जो मानव प्राणी आए हुए हैं, ह्यूमन बींग्स आए हुए हैं, किन्हीं 2 ह्यूमन बींग्स को वो दिखा रहा है। इट मीन्स इस सेट के अंदर जो किन्हीं 2 व्यक्तियों के साथ रिलेशन होगा, अगर उनमें से पहला वाला व्यक्ति दूसरे वाले 7 सेंटीमीटर क्या होगा, बड़ा होगा। इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है यक्स इक्वल टू 7 प्लस में वाई, 7 बड़ा है वाई से। अगर ऐसा है और यक्स जो वो मतलब फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट पर्सन होगा, और वाई सेकंड पर्सन होगा, और ये दोनों पर्सन कहाँ से आएंगे, इस दिए गए सेट से आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। अब बताइए आप लोग, कोई भी व्यक्ति खुद के साथ रिलेशन में होगा यदि खुद से वो 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई भी व्यक्ति खुद के साथ रिलेशन में कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब है कि लेट ए बिलोंगिंग इन सेट ए एनी ए, माना कि ये जो ए है वो किसी भी व्यक्ति को यहाँ से दिखा रहा है, इस सेट के किसी भी व्यक्ति को वो दिखा रहा है या सारे व्यक्तियों को दिखा दे रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ए इज़ नॉट इक्वल टू ए प्लस 7 प्लस ए, क्योंकि भाई रिलेशन में तब होगा जब
अरे यार इसको ऐसे तो बना देंगे ना, ए कामा ए इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन इफ़ ए इज इक्वल टू 7 प्लस ए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होगा तो रिलेशन में आएगा। और ए दो व्यक्ति स्वयं मतलब उसी व्यक्ति को दिखा रहा है, और कोई भी व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है? इट मीन्स ए इज़ नॉट इक्वल टू 7 प्लस ए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इट मीन्स ए कामा ए इज़ नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन, हेंस दिस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अतः जो आर है, जो दिया गया संबंध है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नहीं होने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल ही काफ़ी है। ये बात हम बार बार बता रहे हैं। दूसरा, इसी में बात करते हैं सिमेट्रिक की। किसकी? सिमेट्रिक ये है कि नहीं है? सममित की बात करते हैं। तो देखिए सममित में क्या करना है, सममित रिलेशन में क्या करना है आपको, कि ध्यान से सुनते जाइए। माना यहाँ पे लिखेंगे लेट ए कामा बी बिलोंगिंग इन रिलेशन, इफ ए कामा बी बिलोंगिंग इन रिलेशन, इट मीन्स ए इज इक्वल टू 7 प्लस बी। इसका मतलब है कि ए यानी कि जो किसी व्यक्ति को दिखा रहा है वो दूसरे वाले व्यक्ति से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ए इज इक्वल टू 7 प्लस बी। बट अब यहाँ से b बराबर क्या होगा? b इज नॉट इक्वल टू 7 प्लस ए। कहाँ हो पा रहा है? देन b कामा ए इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन। कैसे होगा देखिए, यहाँ से b बराबर क्या होगा, यहाँ से देख के बताइए। इट मीन्स b इज इक्वल टू -7 प्लस ए, जबकि इसको 7 प्लस ए होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 7 प्लस बी तो आ रहा है। इसका मतलब है कि इस ऑर्डर पेयर का दूसरे के साथ तो रिलेशन बन रहा है, पर दूसरे का पहले के साथ नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे a का b के साथ तो हो रहा है, पर b का a के साथ नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए ना, b की वैल्यू -7 प्लस ए आ गई, जबकि कितना आना चाहिए था? 7 प्लस ए। ऐसा हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ये कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक में उल्टा पुल्टा होने चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। तीसरा, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। संक्रामक के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लेट ए कामा बी बिलोंगिंग इन आर एंड बी कामा सी बिलोंगिंग इन आर। इफ़ ए कामा बी बिलोंगिंग इन आर, इट मीन्स ए इज इक्वल टू 7 प्लस बी। ए का मान 7 बी वाले से 7 ज़्यादा होगा। और इधर क्या है? b इज इक्वल टू 7 प्लस सी। जो ऑर्डर पेयर में पहला वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले से 7 ज़्यादा होगा, जिससे 7 ज़्यादा होगा उसी में ऐड करेंगे 7। ये बात याद रखे रहिएगा। यहाँ से आप लोग बताइए b इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से बताएंगे आप लोग। b इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस में 7, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये b इज इक्वल टू है c प्लस 7, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड से b को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि इफ़ ए बी इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन एंड बी सी बिलोंगिंग इन द रिलेशन एंड इफ बी प्रूफ ए सी इज आल्सो बिलोंगिंग इन द रिलेशन, देन वी कैन से दैट ए सी इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन। अगर हम किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दें कि ए सी यानी कि ए इज इक्वल टू 7 प्लस सी, देन वी कैन से दैट a comma c is belonging in the relation. If a is equal to 7 plus c, it means a is 7 सेंटीमीटर taller than c. तो यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखिए, एलिमिनेट करेंगे। चूँकि इसके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है या कोई एक साइड बराबर ना इसका, चलिए इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे 7 प्लस सी इज इक्वल टू बी। अब इक्वेशन फर्स्ट का भी लेफ्ट हैंड साइड बी है, सेकंड का भी बी है, तो एक साइड बराबर है। अगर किसी भी इक्वेशन के कोई एक साइड बराबर होंगे तो दूसरा वाला साइड ऑटोमेटिक बराबर होता है, ऐसा मैथ्स में नियम है। तो क्या कर देंगे इसको? अब यहाँ पे लिखेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन a माइनस सी इज इक्वल टू 7 प्लस सी। इट मीन्स a इज इक्वल टू
7 + 7, क्योंकि -7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +7 + c इज इक्वल टू 14 + c। हेंस a इज नॉट इक्वल टू 7 + c, देन वी कैन से दैट a, c, इट मीन्स 14 आ गया ना। यहाँ पे देखिए 7 आता तो कह देते, 14 आ गया, 14 से नहीं मतलब 7 होना चाहिए था। इसका मतलब है कि यहाँ पे ए जो है ना वो सी से 14 सेंटीमीटर बड़ा है, जबकि रिलेशन में तब आएगा जब वो 7 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। यहाँ पे तो हम क्लियर कह सकते हैं कि ए जो है वो 7 सेंटीमीटर नहीं है। इट मीन्स ए, सी इज़ नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन। तो हमने देखा कि इस रिलेशन में ए बी तो है, बी सी तो है, बट ए सी नहीं है। अगर ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। हेंस दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, यह संक्रामक नहीं है। यह जो रिलेशन है वो संक्रामक रिलेशन नहीं है। देखिए कितने आसानी से हम इसको प्रूव कर दिए। आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन आप समझने की पूरी कोशिश करिए, किस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, आप जैसे इसको समझ पाएँ आप वैसे ही लिखें। बट अगर रिलेशन में होगा तो ये डेफिनेशन फुलफिल करेगा, अगर ये डेफिनेशन फुलफिल करेगा तो ये रिलेशन में होगा। इसी बात को पकड़ के आप चलें, ठीक। इसके बाद जो है इसमें जो चौथा पार्ट करा देते हैं। इसमें टोटल 5 पार्ट हैं, अब चौथा पार्ट कराते हैं। उसी एक सेट पे तमाम सारा रिलेशन बनाया हुआ है। तो अब बात करते हैं इसी के चौथे पार्ट की। देखिए इसमें चौथा पार्ट क्या कह रहा है। कुछ रिलेशन अब की बार कुछ इस प्रकार से बनाया है, x, y सच दैट x, y कुछ इस प्रकार से बना है कि जो x है वो y की वाइफ है। x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y, x y की क्या है पत्नी है। तो इसका मतलब x फीमेल होगा और y क्या होगा मेल होगा। ये तो मतलब निकल कर आ रहा है x जो होगा वो क्या होगा, x इज वाइफ ऑफ y। अगर x y की पत्नी है तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये रहा होगा फीमेल। अरे भाई फीमेल होगी तभी तो पत्नी बनेगी, और ये रहा होगा मेल। ये सब उसी ह्यूमन बींग्स जो सेट बना हुआ वहीं से हैं ये। अब सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, कोई भी व्यक्ति का स्वयं के साथ रिलेशन होगा तब जब वो स्वयं की पत्नी होगी तब, वही तो हुआ। अगर हम कह दें कि A, इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन, लेकिन ये तब होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं लेकिन तब होगा जब A की पत्नी होगी। ऐसा कहाँ पॉसिबल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल होगा क्या, कोई भी व्यक्ति स्वयं की पत्नी कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, हिंदी में लिख देते हैं चूँकि कोई भी व्यक्ति स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती है, अतः फॉर एनी ए बिलोंगिंग इन सेट ए, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ए इस पूरे सेट में आए हुए किसी भी व्यक्ति को अगर दिखाता है तो वो A, इज़ नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन। अगर ए राम को दिखा रहा है तो राम का राम के साथ रिलेशन नहीं होगा। अगर ए सोहन को दिखा रहा है तो सोहन का सोहन के साथ रिलेशन नहीं होगा। अगर ए सीता को दिखा रहा है तो सीता का सीता के साथ रिलेशन नहीं होगा। ए किसी को भी यहाँ पे दिखा सकता है, तो यहाँ पे कह देंगे हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव।
हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा ट्रांजिटिव की बात करते हैं, नहीं ट्रांजिटिव नहीं, सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ए कामा बी, अब की बार दो अलग अलग पर्सन ले लिए। इफ़ ए कामा बी बिलोंगिंग इन द रिलेशन, अगर ये रिलेशन में है तो ये डेफिनेशन फुलफिल करेंगे, अगर डेफिनेशन फुलफिल कर रहे हैं तो रिलेशन में है। इफ़ ए कामा बी इज़ बिलोंगिंग इन द रिलेशन, या हमने मान लिया कि ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी। अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं इस रिलेशन में तो इसका मतलब ये वाइफ होगा इसका, बी का, तो ये फीमेल ये मेल। बट अरे भाई ये क्या हो गया, फीमेल, ये क्या हो गया, मेल। बट बी इज नॉट वाइफ ऑफ ए बिकॉज बी इज अ मेल पर्सन, और मेल कैसे वाइफ हो सकता है। हेंस बी कामा ए is not belonging in the relation, and we can say that here AB is belonging in the relation but BA is not belonging in the relation, so this is not symmetric relation, hence not symmetric, because AB is belonging in the relation but BA is not belonging in the relation। तीसरा ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक के लिए क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना या लेट ए कामा बी बिलोंगिंग इन द रिलेशन। संक्रामक में क्या होता है, ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। अगर ए सी भी हो गया तो वो ट्रांजिटिव होगा, अगर ऐसा नहीं तो नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। इफ़ लेट ए बी इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन एंड बी सी इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन। इफ़ ए बी इज बिलोंगिंग इन द रिलेशन इट मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी। ए इधर क्या कह देंगे, बी इज वाइफ ऑफ ए सी। ध्यान से देखिए, ए जो है वो बी की वाइफ है, बी की वाइफ है, इट मीन्स बी इज ए मेल पर्सन, बट हियर बी इज वाइफ ऑफ सी, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये कहाँ से संभव बताइए, क्योंकि बी यहाँ मेल हो चुका था ना, और मेल कैसे पत्नी हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए बी तो है पर बी सी नहीं है, इट मीन्स ए बी है पर बी सी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये पता चल रहा है, अतः बी सी नहीं है, अब्सेंट है। बी सी क्या है, अब्सेंट है। और हमने आपको बताया है कि अगर ए बी है और बी सी नहीं है तो इसका मतलब निकल के आता है कि वो जो रिलेशन होगा वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। चेक कर लेते हैं इसके आंसर को, ट्रांजिटिव ये होना चाहिए। तो मतलब फिर मुझे ए सी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यही तो मैं बताया था कि अगर ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिटिव यहाँ पे लिख देंगे। अतः ए सी इज बिलोंगिंग इन द आर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यह रिलेशन आर एक ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक, आंसर चेक कर लेते हैं इसके। ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा।
क्योंकि यहाँ पे ए बी तो आ रहा है पर बी सी नहीं है, तो ए सी चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्यों नहीं बी सी बन पा रहा है? क्योंकि बी सी रिलेशन में तब आएंगे जब बी वाइफ होगी, और बी को वाइफ होने के लिए बी को फीमेल होना पड़ेगा, पर हमने यहाँ पे बी को मेल प्रूव कर दिया, तो वहाँ से वो फीमेल कैसे हो सकता है? बताइए, पॉसिबल है क्या ये? नहीं ना, इसलिए यहाँ पे जो है ऐसा हो रहा है। तो इसके बाद लास्ट जो है इसमें पार्ट है, पहले वाले क्वेश्चन के 5वें वाले का लास्ट पार्ट है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। पहले वाले क्वेश्चन का ही लास्ट पार्ट है। सेट वही है, घूम घूम के रिलेशन चेंज कर रहा है उसी सेट पे, वही मतलब जो मानव प्राणी एक जगह रह रहे हैं उन्हीं में से कुछ व्यक्तियों को उठा के अलग, क्योंकि भाई कई जब एक जगह कई सारे व्यक्ति रहेंगे तो उनके बीच अलग अलग रिलेशन रहेगा। जैसे कि आप लोग अपने गांव में ही देख लीजिए, कई सारे लोगों से मिलकर गांव बनता है, तो गांव में कई सारे रिलेशन होते हैं। लास्ट कह रहा है कि आर जो रिलेशन है वो ई कुछ इस प्रकार से डिफाइन है, ई को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। ये रिलेशन नंबर 5 है। यक्स कामा वाई सच दैट यक्स इज फादर ऑफ वाई। पिछले वाले की तरह है ये। अगर यक्स वाई का पिता है तो यक्स और वाई रिलेशन में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब इस सेट में किसी एक व्यक्ति को उठाइए और देखिए कि वो उसके साथ रिलेशन में है कि नहीं है, मतलब वो स्वयं के साथ रिलेशन में है कि नहीं है। और वो स्वयं के साथ रिलेशन में तब होगा जब वो स्वयं का पिता होगा। ऐसा कहाँ पॉसिबल है? कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता होता है क्या? कोई भी आदमी स्वयं का बाप होगा क्या? ऐसा नहीं होगा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव हेडिंग डालेंगे, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, स्वातुल्य है कि नहीं। हिंदी में बोल देंगे एक बार स्वातुल्य, स्वातुल्य संबंध। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्वातुल्य संबंध। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज फॉर एनी ए बिलोंगिंग इन ए, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इस सेट से आया हुआ है इज नॉट फादर ऑफ इटसेल्फ, वो स्वयं का पिता नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिख देंगे कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता है। अतः फॉर ऑल ए कामा ए इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन, हेंस या अतः सभी ए कामा ए इस रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे, अतः यह स्वातुल्य संबंध नहीं है। स्वातुल्य संबंध नहीं है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं। दूसरा मुझे दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, यानी कि सममित संबंध है कि नहीं है। तो बताइए सममित अगर होगा कब? मान लीजिए उसमें से 2 एलिमेंट उठा लिए, ए और बी, कोई दो और ए और बी दोनों मतलब 2 अलग अलग आदमी हैं, तो ए बी से रिलेटेड होगा कब? जब ए बी का क्या होगा? पिता होगा। तो यार जैसे मान लीजिए एक मोहन और दूसरा सोहन, अगर मोहन सोहन का पिता है तो क्या सोहन मोहन का भी पिता है? ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है ये। यहाँ पे लिखेंगे लेट ए कामा बी बिलोंगिंग इन द रिलेशन, इट मीन्स ए इज फादर ऑफ बी। इसका मतलब ए बी का क्या है? पिता है। यहाँ पे लिख देंगे ए बी का पिता है। बट बी कैन नॉट बी फादर ऑफ ए
क्योंकि बी ए का पिता नहीं हो सकता है, हेंस बी कामा ए इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव नहीं, सॉरी, दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, गलती से ट्रांजिटिव निकल गया, दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, अतः यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सब में संबंध नहीं है। तीसरा बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की, ट्रांजिटिविटी की। लिखा ही गया है, बात करते थे ट्रांजिटिविटी की, यहाँ पे लिखेंगे माना, हिंदी में लिख देते हैं, माना ए कामा बी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से एंड बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। अगर ए कामा बी सी से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ए बी का पिता है। अब याद रखे रहिएगा, ए बी का पिता है, ए तो मेल है, ए बी का पिता है, तो ए क्या हो गया, ये तो पक्की बात है कि ए मेल है, पर बी फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है, इसमें डाउट नहीं रखना है, क्योंकि हो सकता है कि लड़की होगी तभी पिता बोलेगा और लड़का होगा तभी, तो बी जो है वो, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बी सी से बिलोंग करेगा, इट मीन्स बी सी का क्या है, पिता है। ध्यान से देखिए, अब तक बी क्या था, वो या तो ए का लड़का था या ए की लड़की थी। ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि भाई जब ए का लड़का या लड़की होगा तभी तो ए उसका पिता होगा, नहीं तो कैसे होगा। आगे बी अब यहाँ पे जो है वो पिता बन गया, अब तक वो लड़का या लड़की था, तो ए और सी में क्या संबंध होगा, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ देखिए बी किसका पिता है, सी का, तो इसका मतलब है ए दादा रहा होगा किसका, सी का। समझ गए कि नहीं समझ गए। हेंस अतः ए इज द ग्रैंडफादर, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी। बट हमें क्या चाहिए था, ए सी का पिता हो जाए, तब वो ए और सी रिलेशन में होंगे। तो हम कह देते कि ए बी आ गया रिलेशन में, बी सी आ गया रिलेशन में, तो ए सी भी आ गया रिलेशन में, तो ये एक ट्रांजिटिव है। बट हमने देखा कि ए और सी के बीच जो रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं ए सी का दादा है, ये तो दादा निकल गया। तो अगर ये दादा है तो इसका मतलब है इट मीन्स ए कामा सी इज नॉट बिलोंगिंग इन द रिलेशन, इट मीन्स हेंस नॉट ट्रांजिटिव। अतः संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए और सी इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। संक्रामक होने के लिए ए बी का होना ज़रूरी है, बी सी का होना ज़रूरी है। अगर ए बी और बी सी दोनों हैं तो ए सी भी साथ में होना चाहिए। इस प्रकार से हम इन दिए गए सारे रिलेशन को सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव किस प्रकार से शो करते हैं, क्या हमारा थॉट्स होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे मुझे दिखाना है, कब मुझे एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाना है, कब मुझे कंसेप्ट के माध्यम से दिखाना है, हमने आपको पूरी समझाने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो आप वीडियो को और मतलब 2-3 बार देखेंगे तो आपको ज़रूर चीज़ें समझ में आएंगी। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। आप हूबहू मेरे द्वारा लिखे गए वर्ड को आप एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे, आप समझ लीजिए किस प्रकार से इसको करते हैं, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए। आप अगर इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो आप अपने शब्दों में वहाँ पे आप कर सकते हैं, आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर जो हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को करवाए हुए हैं, जिसमें हम पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट को करवा दिए हैं, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया हो और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपने दोस्तों को भी कुछ हेल्प कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।